These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। अमेरिका के मुआवन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से अमेरिका की जानिब से भेजे गए साइफ़र को लेकर जो एक बयानिया तश्कील दिया था, उसकी डोनाल्ड लू ने जो है वो तरदीद कर दी है, उससे इनकार कर दिया है और उसको एक झूठ करार दे दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि जो इमरान हुकूमत थी उसको गिराने में उनका कोई किरदार जो है वो नहीं था। जो सबसे दिलचस्प बात थी और अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये बात कहा कि उस सिलसिले के बाद गुज़िश्ता 2 बरसों में जब ये साइफ़र का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे और उनकी अहलिया जो हैं उनको कत्ल की धमकियां दी गईं। ये सूरत हाल जो है यकीनन यहाँ तक महदूद नहीं थी। वो मौजूद थे कायमा कमेटी के सामने, वहाँ पे वो जवाब दे रहे थे, उनको तलब किया गया था। वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब इस चीज़ का ज़िक्र आया कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो जाके जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मिले, तालियां भी बजीं, नारे भी लगे। उस दौरान जो है वो लोगों को वहाँ से हटाया भी गया, निकाला भी गया। लेकिन बुनियादी बात यह है कि बड़ी तफसील के साथ डोनाल्ड लू जो हैं उन्होंने इस सारी सूरत हाल का जो है वो अहाता किया था और उन्होंने ये बात कही कि मामलात जो हैं वो इस नौइयत के नहीं थे जिस तरीके से जो है इसको बयान किया गया। ज़ाहिर है डोनाल्ड लू जो हैं वो सिर्फ़ इस साइफ़र तक महदूद नहीं रहे, उन्होंने पाकिस्तान का जो इंतखाबी अमल था उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की तारीख़ जो है उसके अंदर एक बेज़ाब्तियों का तसलसल है और इस मर्तबा भी वो इस हवाले से उनका ये कहना था कि तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक मौसर इदारा है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनन पाकिस्तान का जो इस इंतखाबी अमल है उससे पहले जो कुछ हुआ है, इंटरनेट की बंदिश का मामला हो या दीगर अवामिल हों, उनका जो है जायज़ा लिया जाना चाहिए, उनकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने जहाँ बहुत सारी ये चीज़ें कही हैं उसमें उन्होंने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी जिक्र किया और उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इसी से वाबस्ता एक और सवाल था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के दौरे रूस के बाद उनकी हुकूमत को हटाए जाने के हवाले से जो है वो कोई बात नहीं की गई है। और ये चीज़ें जो हैं इन मामलात के ऊपर जिस तरीके से वाज़े अंदाज में डोनाल्ड लू ने ये सारा सिलसिला किया है, क्या उससे जो साइफ़र का बयानिया था वो डाई डाउन होता है या ये कि अगर हमने डिमाश किया था तो फिर उसकी वजह क्या थी? इसके साथ साथ ये भी देखना है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ जो है वो इस अमल को देख रही है कि जनाब ये तो इस तरह का बयानिया है कि जिसमें बानी तहरीक इंसाफ को इसमें रिलीफ मिलता है, तो दूसरी जानिब जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये एक सियासी स्टंट के तौर पर इस सारे सिलसिले को जो है वो इस्तेमाल किया गया और इससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनके अंदर एक खलीज जो है वो पैदा हुई। अब ये इल्ज़ामात जो हैं ये अभी तक हैं, दोहराए जाते हैं, बात की जाती है, लेकिन इसने जिन सवालात को जन्म दिया है ज़ाहिर है उनके जवाबात जानना भी ज़रूरी है। इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीज़न डिप्लोमेट अब्दुल बासित साहब। बासित साहब ये फरमाइएगा कि डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट है ज़ाहिर है कि उन्होंने साइफ़र के हवाले से जो बात की है, पहले ज़रा उसको देख लेते हैं।
इसके ऊपर आपका क्या इम्प्रेशन है, क्योंकि वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जो कुछ भी कहा गया वो लग और झूठ है, बड़े कैटेगोरिकल उनके अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके बयानिए में भी, और जब पाकिस्तान में हुआ अप्रैल 2022 में, और फिर हमारे यहाँ आपने ख़ुद ही फरमा दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे उनकी सरबराही में, और उसके बाद हमने यहाँ अमेरिका में भी और वाशिंगटन डीसी में भी डिमार्च भी किया था कि आपने हमारे मामलात में, इंटरनल मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की है। अब वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस को आप कॉन्स्पिरेसी कह दें, उसको कोई भी नाम दे दें, ये सारे जार्गन्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये बात, और फिर शहबाज साहब की जब वो प्राइम मिनिस्टर बने पीडीएम की हुकूमत में, फिर भी एक नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जो प्रेस रिलीज़ हमने पढ़ा, हमें तो यही बताया गया कि जी हाँ, एक साइफर मैसेज आया था अमेरिका से, हमारे सफ़ीर ने वहाँ भिजवाया था, और बिल्कुल ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हमारे मामलात में हुई है। तो इस तनाजुर में तो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड लू के जो बयान में कोई ज़्यादा लगता नहीं है। ऑब्वियसली वो एक सफारतकार हैं, और वो कभी ये ख़ुद तो तस्लीम नहीं करेंगे कि जी हाँ, हम अमेरिका ने मुदाखलत की है या कौन साजिश की है पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। जो साजिश करता है वो कोई मानता तो नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई साजिश है, सच नहीं अमेरिका ने की, लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जो कोई साइफर का मतन अब हम सब के सामने अवेलेबल है, हम सब जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये बात भी अब छुपी नहीं है कि अमेरिका ये चाहता था कि हुकूमत ख़त्म हो इमरान खान की, क्योंकि उनके साथ उनका काम करना मुश्किल लग रहा था कि हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे अपने यहाँ भी जो डायनामिक्स थे, उसमें यही लग रहा था कि यहाँ भी एक ख्वाहिश पाई जाती थी कि अगर इमरान खान को कौमी असम्बली के ज़रिए हटा दिया जाए तो कोई इससे मुज़ायक़ा नहीं है, और शायद जो आने वाला सेटअप होगा वो ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, एक अच्छे तरीके से एक पेज पे कौम सारी चल सकेगी। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारी जो एक सेशन हुआ सब कमेटी का, ये बुनियादी तौर पे इसको एक तो आप कह सकते हैं जो कि हमारा डायस्पोरा है उसके प्रेशर में हुआ। हुकूमत वहाँ फ़ील कर रही थी, जो कांग्रेसमैन थे वो फ़ील कर रहे थे वहाँ पाकिस्तानियों का प्रेशर, जो पाकिस्तानी नजात वहाँ मौजूद हैं। दूसरा, फिर बड़ी कमाल महारत से अगर आप देखिए तो अमरीकी जो कांग्रेसमैन हैं और डोनाल्ड लू हैं, उन्होंने बड़ी महारत से इस सारे सेशन को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को मैसेजिंग देने के लिए, और चाइना के खिलाफ कहा कि जी आप ईरान के साथ न कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, हमारा आईएमएफ में लिवरेज है, हम आपको मदद करेंगे, आप सीपैक को छोड़िए, आप चाइना की गोद में मत जाइए, आप बड़ा दहशतगर्दी का शिकार हैं, सब कुछ है, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारा साइफर की कंट्रोवर्सी तो अपनी जगह मौजूद रहेगी, क्योंकि हुकूमत ने जो फ़ायदे की बातें उसमें से चेरी पिक कर ली, और जहाँ तक पीटीआई वालों का ताल्लुक़ है, वो अपने नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए वो बातें पिक करेंगे जो उनको नज़र आती हैं सूझबूझ। लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि जो भी साजिश करता है या इंटरफेरेंस करता है, कोई भी मुल्क हो, वो कभी बरमला तो ये नहीं कहेगा कि जी मैंने साजिश की अच्छा, थी या मैंने इसमें इंटरफेरेंस अब्दुल की थी। बासित साहब, आप जो बात कर रहे हैं मैं तो उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन इसको क्या इस तरीके से देखा जाए कि यकीनन जो साइफर है वो आया, जाहिर है उसके ऊपर 3 नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज़ की जो है वो मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर की सतह तक जो है इस हवाले से बात हुई, हमने डिमार्च किया जो इसको इंडोर्स करता है। अलग कर लिया जाए कि जनाब साइफर तो आया था, लेकिन उसके अंदर ये नहीं था कि अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे हुकूमत गिराने के सिलसिले में, इसमें ज़्यादा इंटरनल डायनामिक्स था। हाँ, उस हुकूमत के बारे में जिन अल्फाज में इजहार ख्याल किया गया, ये फिर डिमाश उस सिलसिले में किया गया। क्या इसको इस तरीके से तकसीम किया जाए? मेरा ख्याल है यही बेहतर तरीक़ा है इसको देखने का, क्योंकि
कुछ यहाँ के हमारे अपने डोमेस्टिक डायनामिक्स थे जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहे थे, और यहाँ भी लोगों की ख्वाहिश थी कि अब इस हुकूमत को कानून आइन के मुताबिक इसको हटा देना चाहिए। और उसमें उनका ख़्याल ये था कि जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कंस्ट्रेंट्स, एक लिहाज से उसमें प्रेशर्स बिल्ड हो रहे थे और कुछ क्लीवेजेस भी आ रही थी अमेरिका और पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अगर आप देखिए तो पिछली 2 दहाइयों से तो इसी तरह ही चल रहे हैं। तो हम नॉन नेटो मेजर एलाई तो हैं, लेकिन मना होने के बाद ऐसी बातें ही हैं। लेकिन सवाल यही है जो आपका, बिल्कुल एक आपने उसको डायसेक्ट किया है, बिल्कुल ठीक तरीके से किया है कि ज़्यादातर लोकल डायनामिक्स थे और उसमें ऑब्वियसली अमेरिका की आप कह लीजिए कि वो भी सपोर्ट ही कर रहे थे एक लिहाज से कि जी अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो देख रहे थे कि आने वाली हुकूमत ज़्यादा इंक्लाइंड होगी टूवर्ड्स द यूएस, और चीन के साथ जो मामलात हमारे इस वक्त भी चल रहे हैं, उसके बारे में भी ऑब्वियसली अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि कल सेशन में हमें टेस्टिंग में पूरी तरह नज़र आए। अच्छा, इसमें इसको आप कैसे देखते हैं बासित साहब? ये एक मामूली चीज़ नहीं है कि उन्होंने कहा कि मुझे इस 2 साल के दौरान जब से ये साइफ़र कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, मुझे और मेरी अहलिया को कत्ल की धमकियां दी गई हैं। हाउ सीरियस इज़ दैट? मेरे ख्याल में ही जस्ट मेकिंग इट अप। अगर कोई ऐसी बात होती तो 2 साल बाद हमें क्यों पता चल रही है, इससे पहले इसका इजहार उन्होंने क्यों नहीं किया या हमें क्यों नहीं पता चला? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है कि उनको कत्ल की धमकी दी गई हो। इस किस्म के होते रहते हैं, किसी ने शरारत भी, कोई सीरियस मुझे लगता नहीं है कोई सीरियस मामला है एज सच। अदरवाइज ये बहुत पहले पब्लिक में आ जाता। मुझे तो ये नॉन सीरियस लगता है, एक उन्होंने ऐसे बात कर दी एक मज़ीद उसमें सेंसेशन पैदा करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और ज़रा एक सवाल एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि फिर आगे फिर इश्यूज जो उन्होंने उठाए हैं उसको भी ज़रा देखें कि आपने मैसेजिंग की बात की है, वो लफ्ज़ आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिन्हा हैं। लेकिन जो ब्रेड शर्मन है, उन्होंने जब ये, इसको आप कैसे देखते हैं कि उनका जो ये तकाजा था कि जनाब अमरीकी सफ़ीर जाए और जाके बानी पीटीआई से जेल में मिले, ये तो फिर उस तासुर की नफ़ी कर रहा है जो ज़ाहिर है साइफ़र से पहले या साइफ़र के दौरान की जो सिचुएशन है। देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछिए तो मैं तो कल बहुत डिसअपॉइंट हुआ। सारी जितनी भी कल कार्रवाई हुई, कांग्रेसमैन भी कोई तैयारी में नहीं थे और लग रहा था कि ब्लैबरिंग कर रहे हैं। कोई ख़ास मुझे कोई उनकी तैयारी महसूस नहीं हुई, ना इश्यूज़ पे इतनी कमांड मुझे उनको लगी। जहाँ तक ये बात है कि जी अमरीकी सफ़ीर जाके मिले, ही हैज़ नथिंग टू डू विद आवर इंटरनल पॉलिटिक्स। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू द गवर्नमेंट नॉट टू अलाउ US एम्बेसडर टू गो टू सी हिम, इमरान खान। ये हमारा इंटरनल मामला है, ठीक है, हमारी अपनी अपनी राह हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका को कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ के साथ कि वो जाकर इमरान खान साहब के साथ मिले। ये मुझे कम अज़ कम एक अजीब सी बात उनके बिहाफ पे लगी और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान भी चाहेंगे कि अमरीकी सफ़ीर उनके पास आकर मिलें। शायद उनके भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ये बात नहीं है। और जहाँ तक शर्मन का ताल्लुक़ है, देखिए वहाँ पे भी डायस्पोरा है, जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया। और मुझे लगता है कि ये सारा सेशन उसका एक मकसद ये भी था कि वहाँ पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा एस्यूएज किया जाए। जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की उनकी बात है उसको थोड़ा एस्यूएज किया जाए और साथ साथ पाकिस्तान को मैसेजिंग भी की जाए कि भाई आप अगर हमारे साथ खड़े होंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, क्योंकि हम जो कुछ आपके लिए कर सकते हैं चाइना वो नहीं कर सकता। नाज़रीन, मुमताज़ सफ़ारतकार अब्दुल बासित साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब ज़रा उन इश्यूज़ की तरफ आते हैं जो वहाँ पे उठाए गए और फिर उसकी मतलब आप उनको कैसे देखते हैं? एक तो पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख़ है ज़ाहिर है उसके अंदर बेज़ाब्तियों से मुज़य्यन है और उसके साथ साथ जो इंतखाबात से पहले जिस तरीके का जबर था और फिर इंटरनेट बंद किया गया और फिर सारा कुछ है, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मौसर जगह है। मतलब आप इसको भी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी देख रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ they're least bothered about rigging in our elections if there was any rigging. उनका ये कंसर्न नहीं है, वो एक पब्लिक एक बनाते हैं अपना कि जी हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भाई ये सब रेटरिक है। हर मुल्क अपना-अपना मफ़ाद देखता है और इस वक़्त अमेरिका के मफ़ाद यही है कि भई आगे बढ़ें, अगर कोई रिगिंग हुई भी है तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देख लेगा, बस उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं होंगे। वो ठीक है कि अभी तक हमें प्रेसिडेंट बाइडन की जानिब से कोई मुबारकबाद का पैगाम सदर जरदारी को मिला, ना वज़ीर आज़म शहबाज को मिला, ना एंटनी ब्लिंकन ने इसहाक डार साहब को मुबारकबाद दी। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन बाकी जहाँ तक इंटर स्टेट ताल्लुकात की बात है वो जारी रहेंगे और वो डोनाल्ड ब्लूम जो यहाँ पे सफ़ीर हैं अमरीकी, वो उस पे काम कर भी रहे हैं। गो कि उनका मई में शायद उनका टाइम पूरा हो रहा है, वो वापस अब चले जाएंगे। और अब देखते हैं कि नया सफ़ीर आ सकता है, नहीं आ सकता, कब तक अगली हुकूमत तक आता है, क्योंकि अब अमेरिका में भी इंतखाबात हो रहे हैं और अमेरिका के अपने बड़े ग्लोबल इश्यूज़ हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो। तो पाकिस्तान इस वक्त इस तरह उनकी प्रायोरिटी नहीं है, सच्ची बात ये है। और ठीक है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, उनको मालूम है, लेकिन साथ साथ जो मैसेजिंग हुई है, ख़ास तौर पे मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ डोनाल्ड लू के इस बात पे कि हम और पाकिस्तान इन टच हैं टू हाउ हम तालिबान पे किस तरह प्रेशर बिल्ड करें। मेरे ख्याल में ये हमारी सफारतकारी की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, मैं इसको समझता हूँ। और शायद हमने अपने पत्ते सही नहीं खेले कि आज हम इस बात पे मजबूर हो गए कि अमेरिका से मदद मांगें तालिबान के लिए, जिनको हमने फैसिलिटेट किया था मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ, जिसके नतीजे में 29 फरवरी 2020 को दोहा एकॉर्ड्स हुए। तो मैं मेरे लिए तो सबसे परेशान कुन बात वो होती है। और दूसरी बात ऑब्वियसली कि जी हम देखिए ना, अगर आप टेस्ट सारी जो कार्रवाई है अगर देखिए तो उसमें चाइना को उन्होंने लेबास्ट किया, रशिया को किया, ईरान को किया और तालिबान को किया। तो और हमारे लिए यही, और इंडिया को टच किया लेकिन वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो था, पन्नू का जो उसको कत्ल करने का मामला था, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन हमें जो मैसेज दिया गया वो यही था कि जी आप ज़्यादा पींगे ना बढ़ाइए इन ममालिक के साथ। और बहुत और भी दूसरी बातें भी अगर देखिए वो भी सामने आ गई। डॉक्टर आफिस सदीकी का मामला, डॉक्टर शकील अफरीदी का मामला, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। जब मैं तर्जुमान था उस वक्त तो कुछ बातें हमारी हो रही थी, शायद डोनाल्ड लू के जहन से निकल गया होगा या उन्होंने रिकॉर्ड उनका नहीं पढ़ा। माजी में इन मामलात को हम उठाते रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के साथ। ये कहना कि कभी ये जिक्र नहीं हुआ, ये भी ठीक बात नहीं कही डोनाल्ड लू ने। तो उसमें नहीं, बहुत से इसमें इसके साथ ज़रा बासित साहब ये बात बताइएगा कि क्या ये बात हुई थी कि शकील के बदले आफिया सिद्दीकी साहिबा को दिया जाए, और क्या इस सिलसिले में कोई कैटेगोरिकल बात हुई कि नहीं? नहीं, डॉक्टर शकील अफरीदी का हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। गो कि अमेरिका ने ये बात हमसे कई दफ़े की और कि जी आप ये स्वैप, आप डॉक्टर शकील अफरीदी का आप सोचिए तो फिर हम ये कंसिडर कर सकते हैं बाकी मामलात। तो ये सारा इनफॉर्मली डिस्कस होता रहा है जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है। तो इस किस्म की फॉर्मल प्रपोजल हमने पेश नहीं की और इन मामलात में फॉर्मल प्रपोजल्स पेश की भी नहीं जाती। पहले सब मामलात इनफॉर्मली तय होते हैं और अगर वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए इनफॉर्मल डिस्कशन, तो फिर उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। ये तरीक़ाकार होता है सफारतकारी में। तो एक लिहाज से डोनाल्ड लू ठीक कहते हैं कि फॉर्मल प्रपोजल कभी भी नहीं पेश की गई, लेकिन ये मामलात इनफॉर्मली ज़रूर डिस्कस होते रहे। लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह पैगाम अमेरिका को दे दिया गया था कि हम डॉक्टर शकील अफरीदी को कभी भी अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें अब ज़रा आ जाएं इस तरफ जहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि बानी पीटीआई को दौरा रूस के बाद हटाने के लिए नहीं कहा। आपको लगता है कि दौरा रूस जो है वो नहीं एक्सेप्टेंस में, कबूलियत में गया? नहीं, मैं तो पहले भी देखें जस्ट ये शुरू हुआ था ये मामला, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका रूस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए अमेरिका को मालूम है कि हमारे रूस से किस तरह के ताल्लुकात हैं, उसमें कोई ख़ास सब्सटेंस है नहीं। और हम पिछले तकरीबन जब से रूस कलैप्स हुआ है 1991 में, हम उस वक्त से लेकर आज तक 30 साल हो गए, हम कोशिशें कर रहे हैं कि रूस में हम
जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात हैं उसमें कोई जान पैदा करें, कोई सब्सटेंस पैदा करें। लेकिन हमें आज तक कामयाबी नहीं हो सकी। इससे से आप अंदाज़ा लगा लें कि सदर पुतिन अभी तक पाकिस्तान का दौरा भी नहीं कर पाए। वो दुनिया भर में जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक दफ़ा उनका आना हो रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने वो कैंसिल कर दिया और उनकी जगह सर्गी लावरोव जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो तशरीफ़ लेकर आए एक दिन के रोज़े। अच्छा बासित साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, आईएमएफ के पास हम बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और अभी हम मज़ीद फंसने जा रहे हैं। इक़्तिसादी सूरत हाल हमारी इस नौयत की है, लेकिन चीन जो है वो मुसलसल हमारे साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे कर्ज़े भी रोल ओवर किए हैं और सब चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। सी पैक का नेक्स्ट लेवल जो 5 कॉरिडोर्स की भी बात हो रही है, अब आपको क्या लगता है कि सी पैक जो है ये उस हवाले से भी एक मैसेज दिया गया है कि ज़रा सी पैक पे हाथ हौला रखना है? डेफिनेटली देखिए, ये तो बड़े अरसे से हम ये बातें कर रहे हैं और मैं तो बल्कि यहाँ तक भी कहता हूँ कि अमेरिका भारत को भी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। और जितने भी तमाम टीटीपी भी जो है, हमारी हुकूमत ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी फंडिंग सारी भारत से आती है और उसका एक मकसद यही है कि सी पैक को, गवादर पोर्ट को, इन मामलात को आगे नहीं जाने देना चाहिए। और मुझे तो आप देखते हैं कि हुकूमत किस तरह अपने आप को पोजीशन करती है। हमारा मामला ये है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, एक बेयकीनी सी सूरत हाल है। और कोई भी देखिए ना, हम पिछले जब से हम जवान हो रहे थे और अब हम इस उम्र को पहुंच गए हैं, हम यही सुनते रहे कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो हमें कहीं नज़र नहीं आती। हर हुकूमत का वज़ीर ख़जाना पहले FBI का दौरा करता है और इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, लेकिन FBI वहीं खड़ा है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें नज़र नहीं आती। तो मामला यही है कि जब तक हम अपना खुद ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो अपने मफादात के लिए हमें कमज़ोर भी करती रहेंगी और इस्तेमाल भी करती रहेंगी। और यही कुछ हो रहा है इस वक्त बदकिस्मती के साथ। अब देखना ये है कि हम, क्योंकि सी पैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और है और रहेगा, और अगर चीन के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलीट फोर्सेस हैं जो ये समझती हैं कि हम अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर के ज़माने के ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पूरी रियासत को धोखा दे रहे हैं। वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ग्लोबल ऑर्डर तब्दील हो रहा है, रीजनल डायनामिक्स तब्दील हो रही हैं, और अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम कोई बैलेंसिंग कर सकते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, तो ये भी हमारी खाम ख्याली है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम ये बरमला ऐलान कर दें कि जी आज से हमने चीन के साथ ही बस काम करना है, अमेरिका के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा होता नहीं है। ये ईदर और वाली सिचुएशन नहीं है जहां आपने चीन के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बढ़ाना है और उसको बैलेंस तरीके से बढ़ाना है, सी पैक को भी आगे लेकर चलना है। वहाँ आपकी सफारतकारी का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को सामने रखते हुए, जो भी एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए, आप अमेरिका के साथ, वेस्टर्न दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह अपने लिए बेनिफिशियल बनाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज। और मैं समझता हूँ कि हमने बदकिस्मती के साथ अपने डायस्पोरा को इस कदर पोलिटिसाइज कर दिया है कि जो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकते थे, उसको हमने सही तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। आज भी हमारा डायस्पोरा बहुत कुछ डिलीवर कर सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमने उसको सही मोबिलाइज नहीं किया, उनके एनर्जीज को चैनलाइज नहीं किया। और आज आप देखिए डायस्पोरा जहाँ खड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI की वहाँ पे ओवरवेलमिंग सपोर्ट है डायस्पोरा में। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सफारतखाने किस तरह काम करेंगे अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे अमेरिका में, UK में, इन जैसे ममालिक में जहाँ बड़ी हमारी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, तो किस तरह एम्बेसीज यहाँ काम करेंगी। तो हमने एक अच्छा भला मौका, खैर बड़े अरसे से हम इसको गंवा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी अगर हमने अपना घर को सही नहीं किया, तो उसकी रिफ्लेक्शन बाहर भी होगी। अच्छा ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया, और ज़ाहिर है वो हमारे सामने भी है कि अमेरिका की तरफ से अभी नई हुकूमत के हवाले से ज़ाहिर है कि कोई राब्ता जो है उस नौइयत का और उस सतह का नहीं हुआ, चाहे वो सदारती सतह पर हो, चाहे वज़ीर दिफ़ा की सतह पर हो या वज़ीर ख़ारजा की सतह के ऊपर हो। लेकिन आपको लगता है कि इस हुकूमत ये जो एक हम ने देखा है डोनाल्ड लू वाला सारा तमाशा,
इसके अंदर से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो लेजिटिमेसी है वो भी सवालिया निशान बनती है। देखिए, बनती तो है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया को इससे गर्ज नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई हमारे या अमेरिका के ताल्लुकात में जो भी ताल्लुकात की नोयत है उसमें कोई आड़े आ सकता है। ठीक है, कुछ देर के लिए ये मामला चलेंगे, इलेक्शन कमीशन आप अपनी कार्रवाई करेगा, जहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद रन भी हो जाए, री इलेक्शंस भी हो जाएं। तो यही चीज़ें हैं। दुनिया को इससे कंसर्न नहीं है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो। सच्ची बात तो ये है, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया को या इवन बाकी दुनिया को भी वो कंसर्न नहीं है इससे। ये अलग बात है कि आपके लोग क्या चाहते हैं, और क्योंकि जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े उस वक्त तक किसी बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिलीवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लोगों को जो इस वक्त फैसला साजी में लोग मौजूद हैं उनको ये सामने रखनी चाहिए, क्योंकि मसला तो रियासत का है, किसी एक फ़र्द का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। क्या हमारी इन हालात में हमारी रियासत आगे बढ़ सकती है, अपना जो पोटेंशल पूरा है उसको रियलाइज़ कर सकती है? अगर आप मेरी ईमानदारी जानदारी पूछें ओपिनियन, तो मुझे लगता नहीं है कि हम इन मामला इस माहौल में हम कुछ रियली मीनिंगफुल अचीव भी कर सकते हैं। एक और सवाल जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर बड़े तसलसल के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर भी कार्रवाई की है और अपने अंदर भी इन लोगों के साथ जो है नबर्दज़मा है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ एक जंगी मोड में जा रहा है। आप इसको कितना संजीदा सूरत हाल जो है वो समझते हैं और इसको मुस्तकबिल के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपने अफगानिस्तान को वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ भारत है, सच्ची पूछिए तो। आप उसको एडवर्सरी की तरह देख रहे हैं, हॉस्टाइल कंट्री की तरह देख रहे हैं, और ये बयानियाँ आप बिल्ड कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ बयानात से। इस तरह होना नहीं चाहिए था। देखिए ना, आज आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, जनवरी में ईरान ने की थी आपके यहाँ बलूचिस्तान में, और आपने फिर जवाबी कार्रवाई की। अगर आप जस्टिफाइड हैं कि जी वहाँ पे हाइड आउट्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, तो फिर ईरान का भी बयानिया ठीक है, फिर भारत का भी बयानिया ठीक है। इस तरह होता नहीं है चीज़ों को। आप अगर भारत देखिए, अफगानिस्तान की जानिब कॉन्डिसेंडिंग होंगे, ये होगा पेट्रनाइजिंग होंगे, तो आप जो लोग पश्तून कल्चर समझते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान बड़े क्लोजली देखा, वो जानते हैं कि तालिबान हैज़ नथिंग टू लूज, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप ज़्यादा लूज कर रहे हैं सारे मामलात में। तालिबान तो खुश हैं जैसे भी है, वो तो अपना मुल्क आहिस्ता से शायद ठीक भी कर रहे हैं, बहुत से इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने शुरू कर रखे हैं। तो वहाँ पे अगर आप ही अफगानिस्तान बनना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम अपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस नहज पे ले आते। मैं समझ सकता हूँ कि टीटीपी और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वहाँ की हुकूमत के दरमियान, एक लिहाज से हमारी रिलक्टेंस तो है कि वो टीटीपी को के ऊपर पूरी तरह क्रैक डाउन नहीं करना चाहते, क्योंकि जद्दोजहद के ज़माने में टीटीपी भी उनके साथ थी, अफगान तालिबान की उन्होंने मदद भी की। तो वहाँ का कल्चर इसी किस्म का है। लेकिन इन बातों को आप मेगाफोन डिप्लोमेसी के तहत हल नहीं कर सकते, इसमें बिहाइंड द सीन्स काम करना पड़ता है। अब हमारा किस्सा देख लीजिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मेंशन नहीं करना चाहता पब्लिकली, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये नौबत आई क्यों? जहाँ हमारे तालिबान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो सारा क्यों हमने पॉजिटिवली इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और आज जब जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, बड़ी तशवीशनाक बात है। अगर देखिए, हम अफगानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, उससे मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया उस पर अफेक्ट होता है। फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इवन सी पैक भी अफेक्ट होता है उससे। और अगर बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं होते, क्योंकि वहाँ भारत को स्पेस दोबारा मिल रही है, जो स्पेस भारत को पिछले 9/11 के बाद हासिल हुई हामिद कारज़ाई की जानिब से के दौरान या अशरफ गनी की हुकूमत में, तो वो दोबारा भारत को वो स्पेस मिलने का ख़तरा है। तो हमें थोड़ा सा दूर अंदेश होकर सोचना चाहिए। ये विसरल जो रिएक्शन हमारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए।
तालिबान का देखिए मामला अब तो नहीं उठा, टीटीपी का मामला कोई तालिबान की हुकूमत की जानिब से तो नहीं उठा। टीटीपी का तो मामला 2008 से ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो आप इसको हैंडल कीजिए। आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उस पर अमल कीजिए ताकि ये सारे मसाइल हल हों। तो मैं नहीं समझता कि हमने अपने कार्ड या अपनी जो पॉलिसी हमारी, बाकी कोई पॉलिसी है भी, आई डू नॉट नो, लेकिन जो वो कुछ है। नज़र आ रहा अच्छा है। बासित साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, ये फरमा जी, दीजिएगा कि आप जिस नोयत की मैसेजिंग की बात कर रहे हैं उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो आगे पाक अमरीका ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे जी। इसमें एक ट्रांजैक्शनल किस्म का है। वी वुड वेलकम अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। यहाँ पे आएँ, ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमारी एक्सपोज बढ़ाएं, उस पर से कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी आप चाइना से दूर हो जाएं, जो हमारी इस वक्त रिलेशनशिप है उसको आप थोड़ा सा एक लिहाज से स्लो डाउन करें, अगर ये किसी ने सोचा कि अगर ऐसा करने से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी में नाकामी होगी। सफारतकारी की कामयाबी यही है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आप लेकर आगे जाइए, लेकिन साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ भी ताल्लुकात में सब्सटेंस पैदा कीजिए। यही चैलेंज है। और अमेरिका के साथ मैं नहीं समझता, क्योंकि अमेरिका हर वो काम भारत के साथ कर रहा है जो डायरेक्टली हमारी सिक्योरिटी और हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे को इम्पिंच करता है। तो किस तरह ये मुमकिन है कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, ये वो अलग कर बात है, सकें। कर बहुत सकें। शुक्रिया बासित साहब। नाज़रीन, थैंक यू ये वेरी थे मुमताज़ सवारकार अब्दुल बासित, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ भी जो है वो लेंगे। मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के मुमताज़ सफारतकार अब्दुल बासित साहब से बात कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब से, और जैसे मैंने कहा था कि ये मौक़िफ़ जो है इसको भी लेंगे। शुएब शाहीन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट है जिसने सारे इल्ज़ाम को ही झूठ करार दे दिया है, ज़ाहिर है वो ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ जो है सरासर झूठ है, लग़्व है, उल्टा मुझे कत्ल की धमकियां जो हैं वो भुगतनी पड़ी हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ वो कह रहा था कि वहाँ बैठे हुए बाकी पब्लिक का आपने रिस्पांस देख लिया। उन्होंने जो नारा लगाया, लॉयर लॉयर, वो कोई झूठा आदमी है, ये झूठ बोल रहा है। एक तो ये आपके सामने रखें। दूसरी बात, आज जो कुछ वो कह रहा है, मुझे बताएं साइफर वो किधर गया फिर? इमरान खान किस केस में जेल में है? और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के वो मिनट्स किधर चले गए हैं? फिर एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर को डिमार्च किसने किया था? आईएसपीआर ने कैसे कह दिया वो मुदाखलत हुई? मिनट्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किधर चले गए हैं? और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था, बड़े धमकी आमेज अल्फाज हैं, हम इस पे हाई पावर्ड कमीशन और कमेटी बनाएंगे। और वो इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में वो कमीशन बना दिया था, जो कि बाद में बाजवा साहब कहने पे वो माजरत कर गए। मगर सवाल ये है कि आज भी वो साइफर मौजूद है जिसके कंटेंट्स आज इंटरसेप्ट ने जारी कर दिए हैं। मुझे बता दें उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? अगर ये झूठ है तो झूठ है, तो फिर इमरान खान किस लिए जेल में है? फिर तो सारा कुछ बात ही खत्म हो गई। नहीं, वो कह बात रहे हैं ये कि है, इसको डायसेक्ट इस तरह कर लें कि ये एक पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक साइफर था जिसके अंदर हुकूमत गिराने के लिए अमरीकी मुलविस होना और साजिश होना और वो साजिश यहाँ पे कराना जो है वो शामिल नहीं था, और ये बुनियादी तौर पर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है वो बनाया गया और उसको उस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई सियासी मंजरनामे पर। देखिए नदीम साहब, बहुत सिंपल है। पहली बात तो यह है कि आज भी साइफर मौजूद है। साइफर का वजूद तो मौजूद है ना। अच्छा, उसके अंदर मुदाखलत भी एडमिटेड एंड एस्टैब्लिश्ड है। अब बात यह है कि साजिश में कौन किरदार हैं, उसको टेक आउट करना था। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि थ्रू सम कमीशन ही हो सकता है। अब कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने तो बना दिया था, अब उसके फौरन बाद वो हट गए। कमीशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा गया था कि जनाब ये कमीशन भेज दिया है, आप इस पर कमीशन बनाएं। उन्होंने नहीं बनाया। अब उसके लिए कौन बना सकता है? गवर्नमेंट लिख सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कमीशन बना दे और उसके ऊपर आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, जिंदा कौमें ऐसा सिर्फ इल्ज़ाम आने पे भी वो बुला लिया करती हैं और इंक्वायर करती हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका कमीशन बनाने की बजाय
हमने उस शख्स को जेल में डाल दिया जिसने इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसने ये नहीं कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, उसने कहा अमेरिका से हम ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, मगर अमेरिका हमारे नहीं, मामलात में वो तो हमारी शुएब शाहीन सॉवरेनिटी साहब में मुदाखलत इस ना करे। हकीकत को तो तस्लीम करें ना आप कि जिस वक्त ये साइफर वाला सारा सिलसिला चल रहा था, हम उसको देख रहे थे, सुन रहे थे, सब बातें थी। जब आप की पॉलिटिकल सिचुएशन प्रॉब्लम में आई तो फिर आप दोबारा अमेरिका की तरफ झुकाव जो है वो हुआ है। उस वक्त तो आप पूरी एक महाज़ाराई की कैफियत में थे। ये तो नहीं, जाहिर है सियासी ऐसा नहीं है। मफाद और मैं तकाजे ने उसको वाजे मजबूर कर किया। दूं, अमेरिका के साथ हमने कभी महाजाराई नहीं की, ना हम उसके साथ महाजाराई चाहते हैं, ना कभी की है। हमने सिंपल कहा कि हम दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। दोस्ताना का मतलब है कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। दोस्ताना का मतलब यह है कि हमारे मुल्क में कोई एक शख्स कहे कि अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हम इस चीज के खिलाफ है। जो शख्स इसको कर रहा है या करना चाहता है, दैट इज रॉन्ग। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम तो अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। हम मुखालिफ या दुश्मनी वाली बात हमने ना की, ना हम करना चाहते हैं। आप ट्रू कंटेक्स्ट में आप देखें तो दैट इज द ओनली थिंग। आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। अच्छा, ये जिस शख्स बताइएगा ने शुएब शाहीन साहब कि इसके अंदर एक और चीज़ भी डाली गई थी कि जी वो दौरा रूस की सज़ा दी गई। अब इस हवाले से कैटेगोरिकली डोनाल्ड लू से पूछा गया और कैटेगोरिकली उन्होंने इनकार कर दिया। देखें, पहली बात तो आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखें, साइफर तो मौजूद है ना, उस साइफर को आज पब्लिश कर दें। साइफर के सिर्फ कंटेंट्स को पब्लिश ना करें, जो उसके साथ जुड़े हुए किरदार हैं उनके हवाले से भी आप जुडिशियल कमीशन बना लें, आप सब सामने आ जाएगा। उसको भी छोड़ दें। आप देखें, आज तो वहां भी गुफ्तगू हो रही है ना, आज यहां भी गुफ्तगू हो रही है। आज भी आपने, अब तो ये कोई सीगाए राज में तो कोई इशू रहा नहीं है, आप पब्लिश करके पब्लिक को एतमाद में ले लें कि जी ये अल्फाज थे, आप बता दें ये मुदाखलत में आते हैं या नहीं आते। वेरी सिंपल। अगर नहीं आएंगे, हम आपसे माजरत कर लेंगे, पूरी कौम से माजरत कर लेंगे। मुदाखलत को तो वो एस्टेब्लिश कर चुकी है आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। मुदाखलत को तो ऑलरेडी आप एडमिट एंड एस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन साजिश कहाँ है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, आप फॉर द टाइम बिंग इसको साइड पे कर दो। जब मुदाखलत आपके मुल्की मामलात में एस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद ये कहना कि ये साइफर झूठ था, मेरा ख्याल है कि ऑन द फेस ऑफ इट उसकी बात गलत और झूठ है। कि क्योंकि वो अब एक एक्यूज तो कभी नहीं मानेगा ना। अगर उसने झूठ बोला है तो वहां का कानून उसके खिलाफ करता है, एक्शन नहीं लेता है, वो बात की बात है। मगर उसने अगली बात भी की है। ये जो बगले बजा रहे थे वजीर इत्तलात साहब, उनसे मैं पूछता हूं कि भाई, उसने दूसरी बात भी की है। उसने कहा इलेक्शन चोरी हुआ है, उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इसका जिम्मेदार है। वहां ये भी कही गई है बातें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वहां ये भी कहा गया है कि खवातीन के ऊपर जातियां हो रही हैं। वहां ये भी कहा गया है कि एम्बेसडर अमेरिकन जाकर इमरान खान से मिले। तो ये क्या बातें हैं? इसके ऊपर भी जरा वजाहत नहीं, आनी चाहिए मौजूदा इसमें हुकूमत इसमें पाकिस्तान की। देखिए गुजारिश ये है कि एक सफारती तकाज़े कुछ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं माजी में भी। वो सफारतकारी का एक तरीक़ाकार होता है जिसके तहत उसको रखा जाता है। हर हुकूमत अपने मफादात के तहत जो चलती है, हर चीज़ को मंजर आम पर नहीं लाया जाता। एक तो ये कि अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो हैं वो जाके अमेरिका की नुमाइंदगान की कमेटी जो है उसमें सिर्फ इसलिए डिस्कस होंगे कि आपका वहाँ पे जो वो तबका जो बहुत अमीर है वो उस चीज़ को फर्म्स हायर करके लॉबिंग कर सकता है। और चाहे आप सही हैं या गलत हैं, तमाशा तो मुल्क बन रहा है ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि तमाशा बनाने वाले कौन है। तमाशा बनाने वाले ये जो इस वक्त नहीं, डाका अगर जनी के जरिए 2018 वजूद में आए में हैं, ये हुकूमतें पार्टियां लेकर यही बैठे काम हैं। करना शुरू हो जाती तो फ़र्क क्या फिर रह गया। नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं कर रहे ना। हम तो एक बात कह रहे हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। ये जो बगले बजा रहे थे उसकी स्टेटमेंट को लेके, तो अगर स्टेटमेंट उसकी लेनी है तो फिर पूरी बात करें ना। ये क्यों वजीर इत्तलात साहब ने या इनकी गवर्नमेंट ने इस मौजू पे दूसरी बातें नहीं की? इनको फिर पूरी बात का जवाब देना चाहिए था ना। ये जो, अच्छा दूसरी बात मुझे बताएं, हमारा कौन ऑफिशियल जाकर के वहां मिल रहा है? वहां के ओवरसीज जाते हैं, अगर कोई किसी को मिलता है या कुछ कहता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने तई जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो कहे। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो तमाशा हमने अपने मुल्क का बना दिया है, मैं इस हल्के से, जो मेरा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी,
जहां से मैं बड़ी लीड से जीता। पूरा इंटरनेशनल मीडिया सारा दिन मेरे साथ रहा, हर पोलिंग स्टेशन को चेक किया, रिजल्ट चेक किए। हम इतनी बड़ी लीड से मैं 1,05,000 वोट लेके जीता हूं। जिसने 50,000 वोट नहीं लिए, आधे वोट भी नहीं लिए, उसको उठा करके जिता दिया। मुझे बताएं वो क्या रिपोर्ट करेंगे? मुझे बताएं इंटरनेशनल मीडिया क्या आपको रिपोर्ट करेगा? लेकिन अगर देखें आप उसके उसके इस्लामाबाद के उसके हल्के में शुएब ये कर शहीन सकते हैं तो साहब, पूरे आपके यहाँ पाकिस्तान में क्या पर करते होंगे? रेमेडी के चांसेस हैं। हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता कि अगर हम नहीं हैं तो फिर मुल्क भी नहीं है। देखें, हम ये कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये मुल्क को डुबाने वाले हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमजोर करने वाले हैं। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की वाहिद अलामत और उसकी जो पार्टी है इमरान खान और पीटीआई, उसको कमजोर कर रहे हैं। ये मुल्क की इकाइयों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए एट रिस्क हैं। ये तो ये आप लोग जो देखें ना, अवाम अब के वही बात आ मैंडेट पे जाती है कब्जा कि करके वही बात चोरी है और ना कि डाकाजनी करके आए हैं, इनमें ना हम कैपेसिटी मुहिब है वतन ना हैं, ये बाकी कर कोई सकते हैं। मुहिब वतन नहीं है। हम मुल्क को बनाना चाहते हैं, बाकी और कोई नहीं बनाना चाहता। देखें, मुहिब इस तरह वतनी की बात नहीं है, मैं मुहिब वतन की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनमें कैपेसिटी नहीं है। ये मुल्क का तमाशा कर रहे हैं, ये मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। इनकी इन हरकतों से पाकिस्तान की इकाइयां कमजोर हो रही हैं। ये नहीं चल सकता इस इस अंदाज से तरीके से कि बहुत शुक्रिया शुएब शहीन साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, ये थे शुएब शहीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।